आप राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक हैं। मूलतः मैं बेसिक का अध्यापक हूँ। जिस दिन हमको शिक्षण कार्य केवल करने को मिल गया, इस पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आमूल चूल परिवर्तन पर चली जाएगी। दोस्तों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच जो शख्सियत है उसका नाम है श्री आशुतोष त्रिपाठी जी। आप राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक हैं और आपने अपने विद्यालय में बहुत सारे इनोवेशन किए। हमारी पूरी टीम उसका प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण भी रही है और हमने कई बार उनके विद्यालय को लोगों के सामने प्रस्तुत किया ताकि जो लोग और भी विद्यालय चला रहे हैं वो उनसे सीख लें। बहुत सारी उन्होंने इनोवेशन किए अपने विद्यालय में। लेकिन आज जो विषय है हमारे साथ इनका चर्चा करने का वो दूसरे विषय पर है। आज आप लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से एक भ्रांति पूरे समाज में फैल रही है कि शिक्षक को ऑनलाइन करने से उनकी अटेंडेंस को वो लोग विरोध कर रहे हैं। असलियत में क्या है ये स्वयं उनसे जानेंगे। तो नमस्कार आशुतोष त्रिपाठी जी, आप पहले अपना परिचय दें, किन किन दायित्वों में अभी आप अपना निर्वाह कर रहे हैं? श्याम जी, मूलतः मैं बेसिक का अध्यापक हूँ और विभाग के सारे नियमों कानूनों को मानते हुए मैं शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। उसके बाद इस जनपद के शिक्षकों ने मुझे अपना मुखिया चुना है और मैं इस मंडल के तमाम शिक्षकों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हमारी संस्था है उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जो विगत 100 वर्षों से लगभग शिक्षकों के सतत संघर्ष कर रही है और मैं उस वटवृक्ष का एक छोटा सा सिपाही भी हूँ। मैं शिक्षकों के मुद्दे पर बात भी करता हूँ, शैक्षणिक कार्यों को बेहतर करने का प्रयास भी करता हूँ और अपनी शिक्षकों की बातों को मजबूती से रखने का काम भी करता हूँ। अभी जो हाल ही में हम जिस मुद्दे पर आज चर्चा करने का विषय है वो है कि जो अभी हाल में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं आप लोगों के माध्यम से शिक्षकों के हित को लेकर के, वो किन मूल विषयों पर है जो कि भ्रांतियां हैं समाज में और अलग अलग तरह से फैल रही हैं। आपका क्या कहना है उस बारे में? श्याम जी, देखिए, पहले मुद्दों को समझने के पहले आपको ये समझना होगा कि असल में बेसिक शिक्षा का जो अध्यापक है वो किन परिस्थितियों में काम कर रहा है और किन मांगों को कर रहा है। आधे से ज़्यादा लोग जो इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से अपना वक्तव्य पेश कर रहे हैं, असल में उनको असलियत की जानकारी नहीं है। मूल रूप से हजारों की संख्या में शिक्षकों ने विद्यालयों को बेहतर करने के लिए, बच्चों के जीवन को बेहतर करने के लिए अपने व्यक्तिगत प्रयास किए हैं। पर हमारे बेसिक शिक्षकों के दुर्भाग्य है कि हजारों की संख्या में शिक्षक जो बेहतर काम कर रहे हैं समाज के लिए उदाहरण नहीं बन पाए, बल्कि एक कैंडी क्रश जा कर के उनको निगेटिव ले जाने के लिए उदाहरण बन जाता है। लेकिन जबकि समाज को चाहिए कि हमारे जो हजारों संख्या में शिक्षक विद्यालयों में काम कर रहे हैं वो उदाहरण के रूप में अच्छे लिए जाएं। हम उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं श्याम जी, जिनके लिए भूख प्रथम पायदान पर है और शिक्षा द्वितीय पायदान पर है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं और चक्कर खा करके गिर पड़ते हैं। हम जब उठाते हैं उनसे पूछते हैं तो पूछते आज हम सुबह से खाना खा करके नहीं आए। कई बच्चियां ऐसी हैं जो पहले 5-5 लोगों को घर में खाना बनाती हैं, उसके बाद खाना बनाने के बाद भागती भागती हमारे विद्यालय आती हैं। हम ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके लिए माता पिता ने कभी कोई विशेष इंटेंशन नहीं दिया है उनको। यानी शिक्षा उनके लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन है, प्राइमरीली तो वो जीवन यापन कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हजारों पेरेंट्स ऐसे जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो हमसे कहते हैं कि गुरुजी हम काटने जा रहे हैं, हम ईंटा पाथने जा रहे हैं, ये बच्ची घर ताकेगी। आप एक कल्पना करिए कि 5 साल की बच्ची घर क्या ताक रही होगी। लेकिन उनको शिक्षक जैसी व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अध्यापक चोर तब हो जाता है जब वो ड्रेस लगातार बांटता है, तब हम चोर थे। आज सरकार 1200 रुपया उनके डीबीटी खाते में दे रही है, बहुत अच्छी प्रक्रिया, हम इससे बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन दुखद विषय यह है कि वही पेरेंट्स जो 1200 रुपया जिसके लिए दिया जाता है वो उस बच्चे को नहीं दे पा रहा है। जो बच्चा 7:45 के विद्यालय में जब शिक्षक समय पर पहुंचता है, ऐसा कैसे कल्पना कर सकते हैं आप? जिन बच्चियों को खाना बना करके घर में आना है, जिन बच्चियों को भोजन ना करके घर से आना है, वो कैसे सही समय पर विद्यालय आ जाएगा? उसको या तो 2 किलोमीटर पैदल चल के आना है, या बारिश में आना है, सर्दी में आना है, गर्मी में आना है। वो यहाँ पर इससे पहले मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शक कि क्या नियम सरकार ने बनाए जिसका आप विरोध करें, पहले उस पर हम चर्चा करें। ये ऑनलाइन जो व्यवस्था है, एक्चुअली जनमानस में ये कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। हम लोगों को टैबलेट दिए गए। आपको इसके पहले मैं ले चलता हूँ कि सरकार ने बहुत पहले हमसे कहा कि आप अपने मोबाइल से सरकार की सारी सूचनाएं दीजिए। ठीक है।
सिम हमारा है, डेटा हमारा है, मोबाइल हमारा है, व्यक्तिगत है। मैं अभी आपसे कहूं कि भाई अपने मोबाइल से आप जनमानस को जाकर के व्हाट्सअप स्टार्ट करिए, ज़बरदस्ती क्यों करेंगे आप? सरकार ने कहा कि आप सूचनाएं दीजिए। हमने अपने संगठन के माध्यम से लोगों से कहा कि भाई हम ज़बरदस्ती सूचना नहीं देंगे। लेकिन फिर जब कोविड काल आया और उस विषम परिस्थिति में जब बच्चा हमारा विद्यालय से दूर हुआ, तो हम लोगों को लगा कि इन सब चीज़ें हमारी दरकिनार करके हमको बच्चों की सेवा पे जाना चाहिए। और हमारे शिक्षकों ने निर्णय लिया कि हम ऑनलाइन पढ़ा लेंगे। कुछ लोगों ने पढ़ाया, लगातार कोविड में लोगों को काम दिया, लोगों को होमवर्क दिए गए। हमने समाज ने हमसे कहा कि भाई आप इस परिस्थिति में कैसे कर रहे हैं। ये वही शिक्षक था जिसने गांव-गांव जाकर के गेहूं बांटने के लिए, उनके खातों में पैसे डालने के लिए उनके फ़ोन नंबर कलेक्ट किए, उनके खाते नंबर कलेक्ट किए, जब कोविड में लोग घरों में पड़े हुए थे। और जब हमारे 2100 साथी शहीद हो गए, तब सरकार ने कहा था कि केवल 3 लोग मरे हैं। केवल उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने संघर्ष किया और बाद में सरकार को मानना पड़ा। आज परिस्थिति हुई कि जब हम कुछ चीज़ें ऑनलाइन करने लगे अचानक, तो सरकार ने हमको एक टैबलेट दिया, 3 GB की रैम है और उसमें ढेरों सारे ऐप हैं। एक हमारा एक फ़ोन है जिसमें बहुत सारे ऐप आ जाने के बाद उसकी हालत ये हो जाती है कि हैंग हो जाता है। इसके बाद हमको उसमें अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस देनी है। 7:45 बजे जितने बच्चे आ जाएंगे उतने बच्चों की उनको फ़ोटो भेजनी है हमको कि आज इतने बच्चे उपस्थित हैं। इसके बाद जाते टाइम हमको करना है, जैसे वो उपस्थित देंगे उसके बाद बच्चों को MDM भी देना है। अब आप मुझे केवल एक चीज़ मैं सारे अपने साथियों से पूछना चाह रहा हूँ कि हम विद्यालय में उपस्थित हैं और नेटवर्क नहीं है, या 10 दिन से विद्यालय में लाइट नहीं है, विद्यालय की लाइट कटी हुई है, या टैबलेट ख़राब हो गया है 10 दिन, ऐसी स्थिति में क्या वेतन काटना हमारा नियम हो जाएगा? नहीं तो इसका क्या सीधा उन्होंने सीधे बोल दिया कि अगर नहीं तो वेतन भाई वो तो ऑनलाइन उपस्थिति होगी, नो वर्क नो पे पे हम चले गए। Okay. आप कोई भी काम जब जारी करते हैं एक बड़े जनमानस में, ऐसा शिक्षक जो गांव से मजरे, मजरे से डेरों में काम कर रहा है, जब एक बड़ी व्यवस्था आप लागू करने जा रहे हैं, तो उसके पहले आप मुझे बताइए कि जो भी लागू कर रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा, क्या उनके विद्यालय पर ऐसी, उनके ऑफिस में ऐसी व्यवस्था है? वहाँ से लेकर के जिले तक जिनके पास अपनी गाड़ियाँ हैं, जिनके पास AC रूम है, जिनके पास सारे संसाधन हैं, क्या उनके कार्यालयों में पहले ऑनलाइन अटेंडेंस लागू होनी चाहिए? आप उन विद्यालयों में भेज रहे हैं, उन व्यवस्थाओं में लागू कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम जा रहे हैं रास्ते में, अचानक एक कोई धरना लगा हुआ है या कोई रुकावट लगी हुई है, ऐसी स्थिति में यदि कोई अध्यापक 5 मिनट लेट हो जाता है, तो हमने मांग की भाई हमको हाफ लीव दे दीजिए, हम उस दिन हाफ लीव ले लेंगे। हाफ लीव हमारे पूर्ण लीव से जुड़ जाएगी। हमको एक राज्य सरकार, बाकी जब आप जहाँ जहाँ ये लागू किए हैं वहाँ जो सुविधा आप उनको दिए हुए हैं वो सुविधा हमको दे दीजिए, हम लागू करने को तैयार हैं। लेकिन आपने कोई नियम नहीं बनाया। एक बड़ा काम करने के पहले एक रूल बनाए जाते हैं, बाकायदा जो प्रतिनिधि होता है उससे बैठ के बात करेंगे, भाई ये प्रक्रिया हम लागू करने जा रहे हैं, आपको किसमें समस्या है, तो हम बताएंगे कि हमको ये समस्या हो सकती है, तो आप उसकी नियमावली बना दीजिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहीं होनी चाहिए थी। बिना नियमावली बनाए, बिना काम किए, बिना व्यवस्था किए, बिना बात किए आपने उसको ठोक दिया, ना ये पूछा कि भाई इसमें क्या व्यवस्था है। जब तमाम तरह की फ़ोटो भेजी गई तो लोगों ने कहा कि ये गलत है। हमारे बांदा में ही ऐसी जगह कई स्थितियाँ हैं जहाँ मैं दिखा सकता हूँ कि लोग नाव से अभी भी मोटरसाइकिल लेकर के पार करके विद्यालय जा रहे हैं। तो विद्यालय जा तो रहे हैं, ये कन्फर्म है। पिछले 2 वर्षों में सतत अभियान चलाया गया शिक्षक को निरीक्षण करने का शासन के द्वारा। 1 या 2% शिक्षक आप पूरे वर्ष में पकड़ पाए, अर्थात 99% शिक्षक समय से विद्यालय जा रहा है और पढ़ा रहा है, लेकिन कभी उसकी व्यवस्था समाज में सामने नहीं आई, उसकी पॉजिटिविटी नहीं दिखाई गई। केवल शिक्षक की निगेटिविटी, एक गलती यदि उसकी होती है तो उसको बड़ा एक आकार दिया जाता है। जबकि मेरे जैसे हजारों शिक्षक जो अपने विद्यालयों में अपना पैसा लगा करके, सरकार का पैसा लगा करके, दूसरों की मदद करके काम कर रहा है, उसको समाज का उदाहरण नहीं बनाया जाता, तब शिक्षक के लिए पीड़ा का विषय होता है। और महत्वपूर्ण ये होता है कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा होता है उसको भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया हुआ होता है। तो वो कहता है कि पुराने शिक्षक ऐसे थे, तो पुराने शिक्षक ना तो हलवाई थे, पुराने शिक्षक ना कारीगर थे, पुराने शिक्षक ना BLO थे। दूसरी चीज़ मैं बहुत सामान्य सी बात मैं बता रहा हूँ। कब कुछ लोग छापते हैं सिलेंडर उठा रहे हैं, कुछ लोग छापते झाड़ू लगा रहे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, विद्यालय में कोई तो है नहीं, यदि मैं उठा कर के सिलेंडर रख रहा हूँ तो कैसे मेरा शिक्षक या शिक्षिका जो वहाँ पर खड़ी है सैकड़ों की संख्या में, कैसे अपने गुरु को सिलेंडर उठाने देगी, कैसे अपने गुरु को झाड़ू लगाने देगी? घर में भी अगर आप कर रहे हैं तो बच्चा तुरंत दौड़ता, पापा भाई मैं पकड़ा लो। अब आप फोटो खींच रहे हैं उसकी कि भाई ऐसा कर रहा है, उस बच्चे के मनोभाव को भी पढ़िए। हम नहीं चाहते, हम कैसे उन अभिभावकों से ज़्यादा प्रेम हमारा बच्चों से हमारा होता है, क्योंकि हमको 6 घंटे उन बच्चों के साथ रहना होता है।
उनके सुख दुख का काम करना होता है। लेकिन समाज के किसी व्यक्ति ने ये नहीं आज तक सोचा कि जिन बच्चों को पुस्तक तो सरकार दे रही है, डेस्क सरकार दे रही है, लेकिन उनके पास ना पेन है, ना पेंसिल है, ना कॉपी है, ऐसा हम बढ़ करके क्यों काम नहीं किसी ने किया। या हम 10,000 बच्चों को गोद लेते हैं, उनको कॉपियाँ देंगे, एक एक विषय, एक एक कॉपी में 8-8 विषय बच्चे लिखते हैं। यदि शिक्षक मदद नहीं करे तो अब जाकर के सरकार ने कुछ अभ्यास पुस्तिकाएं दी हैं, लेकिन अभ्यास पुस्तिकाओं से प्रश्नोत्तर नहीं लिखे जाते। तो आप मुझे बताइए कि बच्चों के पास ना पेन है, ना रबड़ है, ना पेन है, ना पेंसिल है, ना कॉपी है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि बच्चे किस जगह पर पहुंच रहे हैं, किस मुसीबत से। हम बच्चे नहीं होते, प्राइमरी का शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ा रहा होता है, वो एक समाज के निचले तबके के एहसासों को पढ़ा रहा होता है। और जब हम तुलना करने लगते हैं कि प्राइमरी का अध्यापक इतना पैसा पाता है, पहली बात तो हम किसी के रहमो करम में शिक्षक नहीं बने हैं। हमने बाकायदा परीक्षा पास की है, उतनी कठिन परीक्षा पास की है जिसको लाखों लोग पास नहीं कर पाते हैं। उस परीक्षा को पास करने के बाद हम शिक्षक हुए हैं। दूसरी बात, समाज हमारी तुलना उनसे ना करे। समाज इस बात के लिए खड़ा हो कि क्यों नहीं प्राइवेट विद्यालय के अध्यापक को 70,000 रुपया मिलता है, क्यों नहीं प्राइवेट कर्मचारी जो कंपनियों में काम करता है, क्यों नहीं उनको जो है 50,000 1 लाख रुपया देते हैं। आप उनको काम करने की, उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं जिसके संसाधनों में अंतर है, जिसकी व्यवस्था में अंतर है, जिसके अभिभावकों में अंतर है, जिसके छात्रों में अंतर है, जिसकी सारी की सारी मौलिक व्यवस्था में अंतर है। इसलिए कभी प्राइवेट और राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले शिक्षक और पढ़ाने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले बच्चों के कंपेयर हो ही नहीं सकता। ये सामाजिक दोनों तरफ की चीज़ और अभी उभर के आई सामने कि हम शिक्षा के अलावा हमसे बहुत सारे काम लिए जाते हैं, जैसे आपने कहा कि शिक्षा छोड़ के सारे काम। तो ऐसे कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आपसे काम लिया जा रहा है, जो अन्य विभागों के लोगों से नहीं लिया जा रहा? जी देखिए, शिक्षक के मुझे लग रहा है कि सरकार की नज़रों में एक तो सबसे विश्वसनीय व्यक्ति सरकार का, क्योंकि उसको पता है कि शिक्षक ही है जो शहर से लेकर के और गाँव के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षक, बेसिक का शिक्षक जुड़ा हुआ है। शहर के व्यक्ति से भी जुड़ा है और उस डेरे से भी जुड़ा है जहाँ पर कभी कभी कोई अधिकारी भी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर बेसिक का शिक्षक जाता है। आप मुझे बताइए कि जब आप बच्चे उससे कहेंगे कि सुबह की सब्जी का इंतजाम करना है, विद्यालय में 400 बच्चा है और लगभग 300 बच्चा आता है विद्यालय में। 300 बच्चों के लिए घर में जब आपके यहाँ एक बारात आ जाती है तो आप 10 दिन से उसकी तैयारी करते हैं, एक हलवाई लगाते हैं और दुनिया के काम करते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं। 300 बच्चों को रोज़ जिसको खाना खिलाना है, रोज़ सब्जी का इंतजाम करना है, रोज़ आलू का इंतजाम करना है, आप उससे कह रहे हो कि आपने पाठ योजना नहीं बनाई, आपने बेहतर शिक्षण कार्य नहीं किया, आपने जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया। अरे भाई, वो सब्जी भाजी आलू में ही एक आदमी लग जाएगा तो कहाँ से दृश्य सामग्री? कोई एक रसोइये की व्यवस्था नहीं है जो पूरा काम को करे कि सिर्फ अध्यापक ही उस काम को करता है। रसोइया का काम केवल बनाना है और खिलाना है। और जो बात है कि वो जो आपके प्रधान जुड़ेंगे, जो लोग कई जगह प्रधान बनवा रहे हैं, तो जहाँ पर ग्राम प्रधान मैं तो प्रशासन से इस बात को कहता हूँ कि जहाँ ग्राम प्रधान MDM बनवा रहा है, वहाँ जहाँ अध्यापक बनवा रहा है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करिए। प्लस हम एक सुर से मांग करते हैं कि इस MDM व्यवस्था को, जैसे हमसे DBT के माध्यम से पैसा ले लिया गया है, हमारे हमसे ड्रेस बंटवाना बंद करा दिया है, हमसे बाकी चीज़ें बंद करा दी हैं, हम चाहते हैं कि MDM व्यवस्था भी हमसे ले ली जाए। हम बड़े खुश हो जाएंगे, बशर्ते बच्चों को बेहतर तरीके से भोजन मिले, हमको उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। हम बिल्कुल भी उन सरकार का बहुत धन्यवाद देंगे, 1-2 मांगे उनकी और हम सुन लेंगे और काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन लगभग श्याम जी 27 प्रकार के कार्य हैं जो हम शिक्षण कार्य के अतिरिक्त करते हैं, 27। और इन 27 प्रकार के कामों ने जब शिक्षक को पजल्ड कर देगा वो, तब आप मुझे बताइए तब शिक्षक कहाँ रहेगा वो? तब हम सरकारी नौकरी वाले कहलाते हैं। और एक सरकारी नौकरी से आप शिक्षक की मर्यादा फिर आप उन्मूल कर, आप उससे अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक बनेंगे। कैसे? उसकी शिक्षकता मर गई है, वो कारीगर बन गया, उसका भवन निर्माण नहीं हुआ है, उसको प्रशिक्षण दिया रहा है कि तुम्हें इतने बाई का कमरा बनवाना है, उसमें ये टाइल्स लगवाना, वो लह कारीगर और मिट्टी ढूंढ रहा है, और नहीं अगर सही बन पा रहा है तो उसको नोटिस, उसको वेतन रोका जा रहा है, उसको सस्पेंशन किया जा रहा है उसको। इन परिस्थितियों में आधे विद्यालय BLO में लगा रहे हैं। अब निर्वाचन आ रहा है, अभी आपने देखा वो कांवड़ यात्रा में एक जनपद में लगा दिया, हमारे यहाँ पर उसमें सजाने में लगा दिए। आप मुझे बताइए, शिक्षक की एक मर्यादा बना के रखेंगे समाज में, तभी मर्यादा होगी ना। हम अपनी मर्यादा यदि खुद खत्म करते हैं, मैं अपने विद्यालय समय से नहीं जाता हूँ, निसंदेह कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे किसी भी शिक्षक का हम पक्ष कभी नहीं लेते हैं। यदि कोई विद्यालय नहीं जाता है, अपने काम के प्रति उसका रवैया ठीक नहीं है, हम उसका, मैं खुद विरोध करूँगा उसको। लेकिन शिक्षक की परेशानियों को समझे बिना
शिक्षक की मन स्थिति को समझे बिना आप एक किसी पीढ़ी को आगे नहीं ले जा सकते हैं। अच्छा, कुछ हमारे लोगों ने एनालिसिस किया इस बात पर भी कि ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही अध्यापक है, क्या सही है? बिल्कुल, बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो एकल हैं, बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 2 हैं। सरकार ने मिनिमम 3 अध्यापकों की व्यवस्था करने की बात तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि एक विद्यालय में एक अध्यापक, कम से कम 100 विद्यार्थी तो होंगे ही, अगर मिनिमम भी कर दें? बिल्कुल। तो वो खाना भी बना ले, वही पढ़ा भी लेगा, वही अटेंडेंस कर लेगा, वही सरकारी काम कर लेगा, तो ऐसे लोगों के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं? बेसिक शिक्षा अधिकारी के अब हाथों में कुछ रह नहीं गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी न किसी का स्थानांतरण कर सकता है देख करके, और न किसी को वापस बुला सकता है। ये सरकार की अपनी प्रक्रिया है जो एक सेंट्रल्ड हो चुकी है। अब समस्या इसी बात की है कि इन बातों पर उनका कोई लेना देना नहीं है। यदि 2 शिक्षक, हम कह रहे हैं जहाँ ज़्यादा शिक्षक हैं उनको आप समायोजित कर रहे हैं, लेकिन पहले आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर ऑलरेडी 4 शिक्षक हैं, हम 5वां क्यों भेज रहे हैं? ये कैसी नीति है आपकी? पहले आप 4 में 5 भेज रहे हैं, फिर उस 5वें वाले को फिर हटा करके दूसरा भेज रहे हैं कि आप यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? एक हद है। आपने पहले, आपके पास सारी संख्या है, सारी व्यवस्था है, छात्र संख्या है, सब ऊपर आपके पास रखा हुआ, वो अध्यापक 5वां कैसे पहुँच गया? अब उसकी गलती क्या है? वहाँ पर पहुँच गया, वो पढ़ा ना रहे। तो जहाँ पर कम शिक्षक हैं उनको आप बहाल करिए, अधिक संख्या में हमको शिक्षक दीजिए, हमसे काम ले लीजिए। जिस दिन हमको शिक्षण कार्य केवल करने को मिल गया, इस पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आमूलचूल परिवर्तन पर चली जाएगी। लेकिन जब तक शिक्षक से आप 27 नहीं कोई भी काम कराते रहेंगे एक्स्ट्रा, तो शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक के पास वो किताब होनी चाहिए, वो छात्र होना चाहिए, वो माहौल होने चाहिए। इसके बाद उसके पास आप तीसरा काम लेने लगेंगे, शिक्षण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ने लगेगा, और वही आज हो रहा है। नहीं, आपकी व्यवस्था बात सही है, लेकिन और भी दृष्टि डालें तो कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं जो शिक्षा के साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, तो लोग उसका उस समाज में उदाहरण देते हैं कि देखिए पढ़ाने के अलावा वो अपने बिजनेस में लगा हुआ है। तो क्या ऐसा भी है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। बेसिक शिक्षा का जो अध्यापक है, पहली बात तो उसका जो समय पीरियड है, विद्यालय समय है उसका, वो विद्यालय समय में अपने बच्चों के शिक्षण कार्य के लिए लगा है। अब बेसिक का अध्यापक विद्यालय समय के बाद कौन क्या करता है, ये मेरे पास बहुत इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन विद्यालय समय के बाद उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है। वो अपने घर में काम कर रहा है, लेकिन अपने नाम से ना वो काम कर सकता है, ना कोई व्यवस्था कर सकता है। वो कहाँ काम कर रहा है, क्या व्यवस्था कर रहा है, ये विभाग, अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके पास जानकारी विभाग के पास होती है, वो उसको नोटिस देता है अगर रजिस्टर्ड कोई काम ऐसा कोई कर रहा होता है। लेकिन जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनमें से उनको देखा जाए कि वो अपने विद्यालय में परिश्रम से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपने विद्यालय में मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने बच्चों को बेहतर ज्ञान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि विद्यालय में कुछ, बाहर भी कुछ नहीं कर रहा और विद्यालय में भी कुछ नहीं कर रहा। तो हम उन अध्यापकों पर विशेष तौर से, मैंने हरदम अपने विद्यालय अध्यापकों से कहा है कि हम समय से जाना, हमें किसी डर से समय से विद्यालय नहीं जाना है, हमें अपने बच्चों के लिए समय से जाना है, हमें अपने कर्तव्य पालन के लिए समय से जाना है। हमारी जिसके लिए नियुक्ति हुई हम उसके लिए जाना है। तो हमारी जिसके लिए नियुक्ति हुई है वो शिक्षण कार्य है। सरकार हमसे शिक्षण कार्य ले, सारे गैर सरकारी कार्यों, गैर जो विभागीय कार्यों से हमको मुक्ति दे। माननीय न्यायालय कह चुके हैं कि इनको गैर शिक्षण कार्य न करने दिया जाए, पर कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न और है। आपका जो समय है, सभी अध्यापक समय से पहुंच रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में, और आप ही कह रहे हैं कि हम समय से कभी कभी नहीं पहुंच पाते, तो वो जो रजिस्टर में मेंटेन हो रहा है और जो आप कह रहे हैं वो कैसे फिर समझ, इसके माने रजिस्टर में जो एंट्री हो रही है वो गलत हो रही है? नहीं, मैं ये, अभी जो लोग समाज में कह रहे हैं उनका मतलब है कि हम रोज़ देर से जाते हैं। हम कह रहे हैं कि हम रोज़ समय से जाते हैं। अगर कभी ऐसा हो गया तो उस दिन की सैलरी आप हमको क्यों नहीं देंगे? हम महीने में एक बार की बात कर रहे हैं। अब बारिश में मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, आपकी टीम हमारे साथ चले, और यदि वो विद्यालय नहीं पहुँच पा रही है टीम 7:45 बजे, वो एक दिन की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये चूँकि एक नियम बनाया जा रहा है हमारे रिटायरमेंट तक का, हमारे रिटायरमेंट के बाद परमानेंट की व्यवस्था के लिए, तो हम रेगुलर रोज़ विद्यालय जा रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि हम अटेंडेंस का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम रोज़ समय से विद्यालय न जाना पड़े। आप हमसे रोज़ समय से लीजिए, लेकिन जिस दिन ऐसा घटित हो गया जिसमें हमारी गलती नहीं है बल्कि प्रकृति की गलती है, परिस्थिति ऐसी बन गई है, तो उस दिन क्या होगा? हम लखनऊ के चक्कर लगाएंगे, भैया हमारी सैलरी दे दो, या नो वर्क नो पे हम चला जाएगा। तो हमको 31 EL दे दीजिए जो राज्य कर्मचारियों को मिलती है, हमको हाफ डे लीव दे दीजिए कि भाई अगर हम देर हो रहे हैं तो हम अप्लाई कर देंगे। अभी हमको ना हाफ डे लीव मिल रही है, ना हमको कैशलेस चिकित्सा मिल रही है, ना हमको वार्षिक अवकाश मिल रहा है। हमको केवल और केवल पूरे साल में 1400 CL हैं,
उसी में शादी करना है। मतलब अब हमारा 14 CL बस। हमको दुर्भाग्य देखिए कि अगर हमको शादी करनी है, हमारी शिक्षिका बहनों को शादी करनी, तो मेडिकल लेके शादी करनी पड़ती है। क्यों भाई? 15 दिन की छुट्टी कहाँ से मिलेगी हमको? एक शादी करने जाएगा व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति है, शिक्षक है, कोई भी है, एक शादी करने जाएगा 3-4 दिन का उसको अवकाश चाहिए, कुछ नहीं है, 1400 हैं, उसके बाद नहीं तो मेडिकल लीजिए, आप जा करके जाइए। तो इस परिस्थितियों में हमारे पास, हम चाहते हैं हमारी सारी छुट्टियां खत्म कर दीजिए आप। हमको ये राज्य सरकार की बात 31 CL देते हो आप, हमको दे दीजिए, आप हाफ डे लीव दे दीजिए, उसके बाद आप हमको निरीक्षण करिए, हमको ऑनलाइन करिए, हम जिस लाइन में आप कह दें उस लाइन में चलेंगे। हमारी चीज़ों को समझ लीजिए कि हम एक्चुअली चाहते हैं। तो फिलहाल अभी तो जो सरकार ने निर्णय लिया है उसके मुताबिक इस व्यवस्था को भी स्थगित कर दिया है। देखिए, शिक्षक समाज का एक आईना होता है और शिक्षा जब तक समाज में नहीं होती है वो समाज व्यवस्थित नहीं होता है, ये तो पक्का है। अब देखना ये है कि शिक्षक को क्या अपना अधिकार मिलता है जो शिक्षक समाज को बनाने का काम कर रहा है। लोगों के बीच में जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो जल्द से जल्द, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और सरकार आपकी जायज़ मांगों को आगे कितना ले जाती है ये तो वक्त बताएगा। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी ज़रूर दबाएं।